वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 ईडीएम ऑफ रेसेस के ऊपर। तो हमने यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी ईडीएम्स ऑफ रेसेस की, जो कि 2024 के अंदर आप लोगों से पूछे गए थे। तो हमने जितने भी यहाँ पर ईडीएम्स ऑफ रेसेस यहाँ पर पूछे गए थे 2024 के अंदर 10 तारीख की सारी शिफ्टों के अंदर, वो हमने सारे के सारे पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिए है। और इस वाले यहाँ पर जो है इसके अंदर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 11 तारीख की, है ना। अभी हमने यहाँ पर जो कवर किया था वो हमने कवर किया था 10 तारीख की। यहाँ पर जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी पिछले साल, पहली, दूसरी और तीसरी, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। और अभी हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं 11 तारीख की। यहाँ पर जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंदर जितने ईडीएम्स और फ्रेजेस यहाँ पर पूछे गए हैं उन सबको, वो भी यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर, एक एनिमेटेड वे के अंदर, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझने में यहाँ पर थोड़ी और आसानी हो। तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये वाला वीडियो देखे, तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना। तो हम पिछले वीडियो के अंदर ये पूरा यहाँ पर कवर कर चुके हैं और इस वाले वीडियो के अंदर हम ये यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 11 तारीख की यहाँ पर जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर यहाँ पर क्या सवाल पूछे गए थे। तो देखो 11 तारीख की यहाँ पर जो पहली शिफ्ट थी उसका यहाँ पर जो पहला ईडीएम का यहाँ पर सवाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। द विनर्स परफॉर्मेंस वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है कि मान लो हेड एंड शोल्डर्स अबव, इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये आदमी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आई एम बेटर देन यू। ये वाली चीज़ बोल रहा है, मतलब मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ। अब यही चीज़ अगर यहाँ पर मानकर चलो कि जो विनर है उसकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर उनसे ऊपर तो होगी, तभी वो यहाँ पर विनर बना है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर जो मतलब है हेड एंड शोल्डर्स अबोव, इसका मतलब यही होता है कि मच बेटर देन अदर्स। मतलब हेड एंड शोल्डर्स अबोव मतलब दूसरों से यहाँ पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस या कोई भी चीज़ में होना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स अबोव। और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरे ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं वर्स देन अदर्स, तो ये यहाँ पर नहीं है ना। बेटर देन अदर्स होता है, ये एकदम इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया, है ना, कि दूसरों से ज़्यादा खराब, सबसे खराब। और यहाँ पर अगला जो है मच बेटर देन अदर्स, यही इसका मतलब होता है, असली मतलब इस ईडीएम का। और अगर हम बात करें यहाँ पर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स, तो ये वाला यहाँ पर जो होता है कि दूसरे जो ट्रेंड्स होते हैं, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड, तो उसका यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है हेड एंड शोल्डर्स का। हमें इसका मतलब यहाँ पर पता करना है कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है और वो यहाँ पर किस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें फिट बैठ रहा है। और यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पर कॉट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, मतलब दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में सोचना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है हेड एंड शोल्डर्स अबोव का। तो इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो है यहाँ पर मच बेटर देन अदर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला ईडीएम। तो अगला ईडीएम है यहाँ पर ऑल आइज एंड ईयर्स। तो ऑल आइज एंड ईयर्स का यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे मान लो ये जो इंसान है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ध्यान से सुन रहा है। अगर आप इस इंसान को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ध्यान से ये चीज़ों को यहाँ पर सुन रहा है, समझ रहा है जो इसके सामने चल रही हैं। मतलब वो अपनी आंखें और अपने कान, है ना, दोनों को इस्तेमाल कर रहा है सही से, है ना। तो ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि टू बी अटेंटिव, मतलब जिस अटेंशन के साथ ये यहाँ पर देख रहा है, मतलब जिस अटेंशन के साथ ये चीज़ों को देख रहा है वो चीज़ आप देखो कि ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब जो उसकी आंखें और जो उसके कान हैं वो उन दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल में ले रहा है सही से। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से मतलब क्या है, अटेंटिव है। तो टू बी अटेंटिव बोलते हैं हम ऑल आइज एंड ईयर्स ईडीएम को। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट मतलब होता है वो है यहाँ पर टू बी अटेंटिव। और यहाँ पर जो बाकी के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, टू बी रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, है ना। हम बोलते हैं कि एक इंसान बेचैन है, वो यहाँ पर रेस्टलेस फील कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है जो यहाँ पर ये ईडीएम का मतलब पूछा गया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक और ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो टू बी मिस्टेकन, मतलब किसी चीज़ के अंदर यहाँ पर आप गलत समझ लो तो उसको बोलते हैं यहाँ पर टू बी मिस्टेकन। तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है ऑल आइज एंड ईयर्स का। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है टू बी अटेंटिव। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टू बी हेल्पफुल, तो हेल्पफुल भी नहीं होता है इसका मतलब। वो यहाँ पर ध्यान से सुनने को बोलते हैं सिर्फ हम ऑल आइज एंड ईयर्स, जैसे ये इंसान यहाँ पर सुन रहा है।
अब हम यहाँ पर अगला ईडीएम देखते हैं। ये भी यहाँ पर 11 तारीख की सुबह की शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया है, एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर ईडीएम है। यहाँ पे काफ़ी सारे ईडीएम्स होंगे जो कि आपने काफ़ी बार सुन रखे हैं, और ये ईडीएम्स रिपीट होते हैं। ये रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये फिर आ जाए, और यहाँ पर जो बाकी के यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनसे आपको ये समझ में आता है कि इनका यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब क्या है, और दूसरे ऑप्शंस का यहाँ पर क्या क्या मतलब है। और यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअली के अंदर यहाँ पर किन जगहों से यहाँ पर पूछे जाते हैं और क्या लेवल आता है। और सारे के सारे आपको ईडीएम्स यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर याद होने चाहिए। हम यहाँ पर और भी यहाँ पर ईडीएम और फ्रेसेस के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आएंगे लेक्चर्स, वो आप लोग के लिए लाएंगे, ताकि आपकी यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिस हो पाए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम उठा के लाएंगे, जो कि दूसरे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं एसएससी के अंदर। तो हो सकता है कि वो सारे के सारे जैसे उठकर आते हैं दूसरे एग्जाम्स में से, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो भी हम आप लोग के लिए यहाँ पर लाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखो, एट द 11th आवर, इसका यहाँ पर मतलब होता है कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब जैसे मान लो आपके सामने ये है कि ये यहाँ पर शार्क आ रही है, और ये यहाँ पर जो है मरमेड, वो यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर चली गई, लेकिन वो एट द लास्ट मोमेंट पे गई है। देखो, एट द लास्ट मोमेंट, अगर ये यहाँ पर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी देरी होती तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर शिकार बन चुके होते हैं, है ना। दोनों के दोनों यहाँ पर शिकार बन चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितनी तेज यहाँ पे भाग गई, और ये शार्क उनको नहीं पकड़ पाई। तो क्या हुआ, एट द लास्ट मोमेंट चीजें हुई, है ना, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो वही इसका मतलब होता है एट द 11th आवर का, कि एकदम आखिरी के मोमेंट के अंदर चीजें हो जाना, है ना, सक्सेसफुल हो जाना, लेकिन बहुत ही एट द निक ऑफ टाइम, मतलब एकदम आखिरी पॉसिबल मोमेंट के अंदर। जैसे ये भाग के चले गए, बच गए, तो एकदम आखिरी पॉसिबल मोमेंट के अंदर चीजें होना, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे घड़ी के अंदर यहाँ पर जैसे 12 बज जाते हैं यहाँ पर, तो 11th आवर की मतलब बजने ही वाले थे, चीज़ें बुरी होने ही वाली थी, लेकिन चीज़ें यहाँ पर टल गई, और यहाँ पर चीज़ें जो होनी थी वो यहाँ पर हो गई, बच गए हम, है ना। तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जो है वो उसका मतलब होता है एट द 11th आवर, मतलब एकदम आखिरी क्षण के ऊपर आकर वो वाला काम होना। और यहाँ पर देखो बाकी क्या है, एट द प्रेजेंट टाइम, तो ये इसका मतलब नहीं होता है कि अभी जो यहाँ पर करंट टाइम चल रहा है उसके अंदर, उसका यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है। एट द ब्रेक ऑफ द डे, ये भी इसका मतलब नहीं होता है। एट द डिस्टेंस, दूरी के ऊपर थोड़ा, ये भी इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर एक अगला ईडीएम है आपके सामने, 11 तारीख की सुबह की शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया है। जैसे मान लो आपके सामने जैसे ये है कैरेक्टर, ये यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये इन्हें कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुन नहीं रहे, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं टर्न और डेफ ईयर। मतलब आप वो वाली चीज़ सुनना नहीं चाहते हो जो कि सामने वाला आपको बोल रहा है, मतलब आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो या आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप या तो उसको इग्नोर कर रहे हो या आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो उसी को बोलते हैं हम टू टर्न अ डेफ ईयर। और इसका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, टू डिसरिगार्ड। मतलब कोई कुछ बोल रहा था लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया या उसको डिसरिगार्ड कर दिया, है ना। तो ये यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पर एग्जैक्टली टर्न और डेफ ईयर को ही यहाँ पर दिखाती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टू डिफीट मतलब किसी को हराना, तो वो इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है, वो इसका मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर टू डिपेंड ऑन, कि किसी के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होना, वो भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। ट्राइंग टू हेयर फ्रॉम डेफ एंड ईयर, ये तो एक्चुअली के अंदर जैसे उसी को ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर बोलने लग गए, तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। अब हम यहाँ पर अगले ईडियम के ऊपर आते हैं। तो देखो अगला ईडियम है यहाँ पर ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, जैसे मान लो आपको अगर इसको याद करना है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे मान लो आप यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हो या कोई बास्केटबॉल खेल रहा है ना, तो उसकी यहाँ पर जो है वो ऑन द बॉल, मतलब वो उसी के ऊपर ही लगा हुआ है ना। मतलब वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देख रहा है, अटेंशन पे कर रहा है, और उसी के ऊपर ही लगा हुआ है। आप उसको याद करने के लिए आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, कि ऑन द बॉल अगर मैं बात करूं तो टू बी अवेयर, टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू दैम। मतलब अवेयर होना जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि आपके यहाँ पर आसपास क्या चल रहा है। मतलब
आपको अटेंशन पे करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अटेंशन पे अगर आप कर रहे हो, अगर आप अवेयर हो, तो मतलब ऑन द बॉल। ऑन द बॉल करेक्ट इसका यहाँ पर मतलब निकलता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है। और इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर आप अवेयर हो, आपको अटेंशन आप दे रहे हो, आपको पता है कि आपके आसपास चेंजेस क्या हो रहे हैं और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और आप उनको यहाँ पर रिएक्ट भी कर पा रहे हो, मतलब आप अवेयर हो। बाकी यहाँ पर देखो, जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके अंदर यहाँ पर क्या क्या लिखा है। बाकी एक ऑप्शन है उसके अंदर लिखा है टू बी अनअवेयर, यहाँ पर लिखा है टू बी अनअवेयर। तो ये तो एकदम इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। और यहाँ पर ऑपोजिट हमें बताना नहीं है, हमें बताना है यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑपोजिट हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। अगर हम यहाँ पर उसके बाद देखें टू बी अनअटेंटिव, अनअटेंटिव भी मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं अटेंशन की बात कर रहे हैं कि अवेयर होने की बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इन अटेंटिव की बात कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टू नॉट अंडरस्टैंड अ सिचुएशन वेल, तो ये भी यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि आप अटेंटिव नहीं हो या आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही। तो ये भी यहाँ पर एकदम उल्टी बात कर रहा है, और जो एक्चुअली के अंदर हमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। इसलिए यहाँ पर ऑन द बॉल जो है उसका यहाँ पर करेक्ट ईडियम होगा टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। मतलब आप अटेंशन पे कर रहे हो, आप अवेयर हो, उसी को बोलते हैं टू बी ऑन द बॉल। अब हम आते हैं यहाँ पर अगले ईडियम के ऊपर। तो यहाँ पर अगला ईडियम है मेड हिज मार्क। अब यहाँ पर जो पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक इंसान है जो यहाँ पर दूसरों के कंपैरिजन के अंदर वो यहाँ पर अलग है, और उसने यहाँ पर सक्सेस पा ली है। दूसरों के कंपैरिजन में उसने खुद को यहाँ पर दिखाया कि वो यहाँ पर अलग है ना, और उसने चीज़ों को हासिल किया है, अचीव किया है। तो जब हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि उसने यहाँ पर सक्सेस पाई है ज़्यादा दूसरों के कंपैरिजन में, और उसने खुद को यहाँ पर ये दिखाया है कि वो यहाँ पर दूसरों से अलग है, उसने खुद को डिस्टिंग्विश किया है दूसरों से, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम कि ही हैज़ मेड हिज मार्क। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन देख सकते हो टू फेल इन द टास्क, ये यहाँ पर इसका ऑपोजिट मीनिंग देता है कि जो कुछ नहीं कर पाया, जो फेल हो गया, उसकी बात कर रहा है। तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पर टू मेक कलरफुल एग्जिट, किसी चीज़ से बाहर निकलना, ऐसा भी नहीं है। टू टेक अ स्टैंड, किसी के लिए यहाँ पर एक स्टैंड लेना या उसके साथ खड़ा होना, तो वो भी इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है। टू मेड हिज मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पर उसने खुद को अलग से दिखाया है, उसने खुद को प्रूव किया है कि वो कितना बढ़िया है दूसरों के कंपैरिजन में, और उसने इस तरीके से यहाँ पर सक्सेस पाई है। तो उसको बोलते हैं दैट ही हैज मेड हिज मार्क। अब हम यहाँ पर अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है यहाँ पर टू हैव स्टिकी फिंगर्स। अब यहाँ पर आपको ये पढ़ने के अंदर ऐसा लग रहा होगा कि यार इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देखो, जैसे यहाँ पर एक इंसान है, वो यहाँ पर ये फ्लास्क उठाकर यहाँ पर इसको छुपाकर वो ले जाता है ना। जब वो उसको यहाँ पर ले जा रहा है तो उसकी यहाँ पर एक आदत बन चुकी है चोरी करने की। ठीक है, उसकी एक आदत बन चुकी है चोरी करने की। तो जैसे ये एक इंसान है, इसको जैसे ही यहाँ पर इस चीज की आदत लग जाती है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, टू हैव स्टिकी फिंगर्स। ठीक है, मतलब अगर इसको चोरी करने की अगर इसको आदत लग रही है तो हम इसको बोलते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर्स। और उसी को बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सीधा मतलब पूछा गया है इस ईडियम का। तो यहाँ पर टू हैव और टेंडेंसी टू स्टील। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी के यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं। टू रिमेन जॉयफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका मतलब नहीं होता है टू हैव स्टिकी फिंगर्स का। टू पनिश फॉर अ क्राइम, किसी चोरी के लिए यहाँ पर पनिश करना नहीं, यहाँ पर पनिश करने को नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि आपकी टेंडेंसी हो चुकी है ये, है ना, आपकी टेंडेंसी हो चुकी है ऐसा करने की। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला है यहाँ पर टू बी सस्पिशियस, किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर सस्पिशन दिखाना कि आपने ऐसा किया है। तो यहाँ पर कुछ भी सस्पिशन नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं दैट ही हैज स्टिकी फिंगर्स, मतलब उसकी यहाँ पर एक आदत पड़ चुकी है चोरी करने की, उसकी टेंडेंसी है चोरी करना, तो उसको बोलते हैं हम स्टिकी फिंगर्स होना। तो अब हम यहाँ पर अगले ईडियम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ टाइम दैट प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ अस फॉर फर्दर अरेंजमेंट्स। मतलब हमें इसके अंदर यहाँ पर इन द निक ऑफ टाइम, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो पार्ट है इन द निक ऑफ टाइम वाला, इसका यहाँ पर हमें पर्टिकुलर मीनिंग बताना है। इस ईडियम का हमें पर्टिकुलर मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कोई एक
टाइम पीरियड में आ जाता है, मान लो जैसे हम बोल रहे थे कि यार डिलीवरी वाला अभी तक नहीं आया है ना, तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर ये जैसे ही डिलीवरी वाला आ जाता है तो यहाँ पर ये बोलते हैं अच्छा अभी यहाँ पर टाइम जा रहा था और अब ये जो डिलीवरी वाला है यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये बोलते हैं जस्ट इन टाइम, है ना, जस्ट इन टाइम आया है या जस्ट इन द निक ऑफ टाइम आया है ना। तो उसी को बोलते हैं कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अंदर वो इंसान आ गया, तो उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। मतलब ज़्यादा देर हो जाती तो दिक्कत हो जाती, लेकिन आप आ गए फिलहाल, है ना, मतलब फाइनली आप आ गए, तो उसी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम या जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इसका ये जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग है। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, डिलेड एज एक्सपेक्टेड, नहीं, यहाँ पर डिले इसका मतलब नहीं होता है, आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, तो आप इसका यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग ही बताओगे, उल्टा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताओगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्सफुल लेबर, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर कोई लेबर करवा रहा है जोर जबरदस्ती से। और यहाँ पर आप देख सकते हो अननेचुरल हैपनिंग्स, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है। अब हम यहाँ पर अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है यहाँ पर मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये जो इंसान है इसके पास एक अम्ब्रेला है, इसने यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला है ये इसने यहाँ पर इस इंसान को यहाँ पर दे दिया, है ना। इसने यहाँ पर काइंडनेस जो है वो यहाँ पर फैलाई है, जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है। इसके पास था, इसके पास नहीं था, इसने इसको यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो यहाँ पर दे दिया। तो इसी को ही बोलते हैं कि जब हम यहाँ पर कोई काइंडनेस दिखाते हैं तो उसका यहाँ पर मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तो इसका यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट यहाँ पर निकल कर आएगा, मतलब इसका निकल कर आएगा कंपैशन दिखाना, काइंडनेस दिखाना, ठीक है। कंपैशन दिखाना या काइंडनेस दिखाना, इसी को बोलते हैं हम, है ना, टू मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। और यहाँ पर लक, ये इसका मतलब नहीं होता है, विक्ट्री इसका मतलब नहीं होता, ब्रेवरी भी इसका मतलब नहीं होता है। साहस दिखाना, जीतना, जीत दिखाना कि हम जीत चुके हैं। और यहाँ पर लक, कि आपका लक काम कर रहा है, आपकी किस्मत काम कर रही है, तो ये भी इसका मतलब नहीं होता है। कई बार इनके यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि उनको कई बार एक्सप्लेन करते करते भी हम भी सोचते हैं कि इन्होंने ये वाले ऑप्शंस क्यों डाले हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला है यहाँ पर कॉल इट अ डे। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, अभी तक ये काम कर रहा था, लेकिन अब इसने यहाँ पर क्या किया, इसने अपना यहाँ पर जो लैपटॉप है वो इसने यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इसने अपना जो लैपटॉप है वो यहाँ पर क्या किया है, बंद कर दिया। मतलब अभी तक ये काम कर रहा था और अब इसने यहाँ पर बोला कि नहीं आज के लिए बहुत हो गया, अब मुझे और काम नहीं करना। उसी को ही हम बोलते हैं कॉल इट अ डे, उसी को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इसका मतलब आपको समझ आया। तो इसका यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। मतलब आप जो भी कर रहे थे आप उसको यहाँ पर ये डिसाइड करो कि नहीं मुझे अभी ये काम नहीं करना है, मैं इसको बाद में कभी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो जब आप काम कर रहे थे लेकिन आपने फिर यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ पर ये वाला काम अभी बंद कर रहा हूँ, उसी को हम बोलते हैं टू कॉल इट अ डे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी के यहाँ पर क्या ऑप्शन है, टू स्टॉप वरिंग ओवर समथिंग, तो ये इसका मतलब नहीं है। आप किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो, वो उसका मतलब नहीं है। टू अवॉइड मीटिंग समवन, आप किसी को मिलना नहीं चाह रहे, आप उसको अवॉइड कर रहे हो मिलना, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। टू रीच द डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे थे वो आप उस टाइम के लिए यहाँ पर छोड़ देते हो करना, और आज के लिए बहुत हुआ जैसे ऐसा नहीं बोलते, उसी को कहते हैं कॉल इट अ डे। मतलब आप उस काम को बाद में कंटिन्यू करोगे और अभी के लिए आप उसको यहाँ पर बंद कर रहे हो। अब हम यहाँ पर अगला ईडीएम देखते हैं जो कि आया है आपके एग्जाम के अंदर 2024 के अंदर ही। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर शिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबके अंदर नीचे शिफ्ट और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे। तो ये एक्चुअली के अंदर यहाँ पर आपके एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर आ रखे हैं ये वाले सवाल, तो आप उनको यहाँ पर आराम से देखो और यहाँ पर इनको सीखो कि यहाँ पर क्या क्या किस किस लेवल का आया था। और यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर रिपीट भी हो जाएंगे आपके 2025 के अंदर, और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दूसरे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो भी हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप वो भी देखना। लेकिन पिछले सालों को यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आते ही आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, मीरा वॉन्टेड टू प्रूव टू दोज अराउंड हर दैट शी वॉज नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब यहाँ पर लिखा है फेयर वेदर फ्रेंड। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक इंसान बोले कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पर ये बोल रहा है कि दैट आई एम ब्रोक, है ना, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये देखने से इसके यहाँ पर जितने भी दोस्त है वो यहाँ पर क्या हो गए, वो यहाँ पर चले गए। सारे के सारे यहाँ पर जो दोस्त है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे के सारे दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं, है ना, चले गए। जैसे ही ये देखा कि इसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ पर चले गए। मतलब अच्छे टाइम पीरियड में तो इसके दोस्त इसके साथ थे, लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड बुरा हुआ इसके दोस्त चले गए। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब जब तक मौसम सही रहेगा तब तक तो वो साथ रहेगा। ठीक है, जब मौसम बिगड़ा तो आपका दोस्त आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब अच्छे टाइम के अंदर साथ रहेगा और बुरे टाइम के अंदर छोड़ देगा। उसी को ही बोलते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है यहाँ पर अनरिलायबल फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, बुरा वक्त आएगा तो आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पर क्या है, अनरिलायबल है। मतलब आपका वो साथ छोड़ देगा, आपके काम नहीं आएगा। उसी को बोलते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब अच्छे टाइम के अंदर जो साथ होते हैं वो, और बुरे टाइम के अंदर छोड़ देते हैं। सबके साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो वही है इस ईडीएम का मतलब। और यहाँ पर जो बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये यहाँ पर उल्टा है, फ्रेंड फॉर ऑल सिचुएशन, ये इसका एकदम ऑपोजिट मीनिंग देता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है हेल्पिंग एंड केयरिंग कंपेनियन, ये भी नहीं है, इसका मतलब उल्टा मीनिंग हो जाएगा। अगला है यहाँ पर रिलायबल फ्रेंड इन टफ टाइम्स, ऐसा भी इसका मीनिंग नहीं है, उल्टा ही है एकदम। यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिलायबल फ्रेंड, मतलब वो छोड़ देगा आपको बुरे समय आने के अंदर, उसी को बोलते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड। अब हम आते हैं यहाँ पर अगले ईडीएम के ऊपर। तो अगले ईडीएम यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर टुडेज मैनेजर मीटिंग हैज गिवन मी अ लॉट टू थिंक अबाउट, अ लॉट टू थिंक अबाउट एज आई डिसाइड वेदर और नॉट टू स्टे विद दिस कंपनी। ये यहाँ पर सवाल दिया गया है आपको, है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर जैसे ये जो इंसान है, वैसे तो ये कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो चीज कर रहा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, है ना। अब वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केयरफुल कंसिडरेशन यहाँ पर चाहिए। अगर यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पर चीज सोच रहा है तो उसके लिए यहाँ पर केयरफुल कंसिडरेशन चाहिए, या मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोच चाहिए। मतलब आपको सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, आइडिया के बारे में है या किसी भी चीज के बारे में है, उसके लिए आपको एक थॉट देना पड़ेगा। उसी को ही बोलते हैं हम फूड फॉर थॉट। मतलब यहाँ पर अ लॉट टू थिंक अबाउट, मतलब एक चीज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता है दैट यू आर गिविंग फूड फॉर थॉट, है ना। तो फूड फॉर थॉट इसका यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट मीनिंग है। अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को देखें, दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या है, रोल विद द पंचेस। रोल विद द पंचेस का मतलब होता है सीधा सीधा कि यहाँ पर टू अडेप्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब मान लो कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई और आपने उसके साथ यहाँ पर अडेप्ट कर लिया, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम टू रोल विद द पंचेस। तो इसका ये मतलब नहीं है ना, सोचने को या किसी चीज के ऊपर केयरफुल कंसिडरेशन को हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप अडेप्ट कर रहे हो। तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू का यहाँ पर क्या मतलब होता है। काफी लोग कहेंगे कि नहीं यार, बर्ड्स आई व्यू का यहाँ पर मतलब होता है कि जनरल ओवरव्यू या सिचुएशन। एक सिचुएशन का अगर हम यहाँ पर बात करें, जनरल ओवरव्यू, है ना, ये यहाँ पर होता है इसका, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके अंदर ये मतलब नहीं होता है इसका कि यहाँ पर आप कोई भी डीप थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर आप जो डीप थिंकिंग है वो यहाँ पर इसको इंप्लाय नहीं करता है जनरली। ठीक है, डीप थिंकिंग के लिए हम यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली हम इसको यूज नहीं करते हैं। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल ओवरव्यू, ये आपको ये पता चले कि यहाँ पर सिचुएशन में क्या चल रहा है। लेकिन डीप थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग के अंदर हम इसका यहाँ पर इसको इम्प्लाय नहीं करते हैं, ऐसे नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं होता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर देखो बैल ऑफ द बॉल, है ना, बैले ऑफ द बॉल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पर मतलब होता है दैट मोस्ट एडमायर्ड और ब्यूटीफुल पर्सन। अगर मान लो आप कहीं पर चले गए, है ना, और आपको यहाँ पर कोई भी इवेंट है ना, मान लो कोई इवेंट है या मान लो कोई गैदरिंग है ना, वहां पर आप ये मानकर चलो वहां पर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर मोस्ट एडमायर्ड है या काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, तो हम उसको इसी टर्म से हम उसको यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टर्म अप्रोप्रिएट नहीं है। हमें यहाँ पर इसका मतलब बताना है अ लॉट टू थिंक अबाउट, मतलब
फूड फॉर थॉट इसका यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर मतलब जो है वो निकल कर आता है। अब यहाँ पर हम अगले ईडियम के ऊपर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, इंसान यहाँ पर खुद ही के बारे में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें कर रहा है कि यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेट, है ना। मतलब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। खुद ही के बारे में ही जो गुणगान करता रहे, मतलब ये बोलता रहे कि नहीं यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और मुझ जैसा कोई भी नहीं है ना। तो जो खुद के बारे में यहाँ पर खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करे और उसको पसंद हो सिर्फ खुद का ही गुणगान करना, है ना, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर कि रॉन ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। मतलब खुद ही के बारे में ही अच्छा अच्छा बोलना, अचीवमेंट्स गिनाना और ये दिखाना कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, उसी को बोलते हैं ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट बाय मेंशनिंग हिज एकेडमिक अचीवमेंट्स। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इस लाइन को, आपको इस लाइन को पढ़ के भी कई बार समझ आ जाएगा कि उसका क्या मतलब है। रॉन ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट बाय मेंशनिंग हिज एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब यहाँ पर इसका सीधा सीधा यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस। मतलब खुद की सक्सेस के बारे में बार बार बातें करना या खुद ही के बारे में ही बातें करना कि यार मैं कितना बढ़िया हूँ, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, टू सेव वंस मनी विद ग्रेट एफर्ट यूजिंग डिफरेंट मीन्स। ये इसका मतलब नहीं है कि आप खुद के पैसे बचा रहे हो ग्रेट एफर्ट करके, ये इसका मतलब नहीं होता है। टू इग्नोर समवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे को इग्नोर करना किसी के प्रेजेंस के अंदर, ये भी इसका मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर कोई है तो आप दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। टू ब्लो एयर इनटू एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल, इसको अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं तो प्रैक्टिकल सोचूं, तो वो यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। ईडियम्स का जनरली ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि आप ईडियम लिखा हुआ हो और एक्चुअली के अंदर वो चीज़ आपको उसमें दिख रही हो और आप सोचो कि इसका प्रैक्टिकल मतलब वो निकल जाएगा, तो ऐसा 99% केसेस में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर कि कोई खुद के बारे में यहाँ पर सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसी को बोलते हैं टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस। अब हम यहाँ पर अगले ईडियम के ऊपर आते हैं जो कि है यहाँ पर गेट योर एक्ट टुगेदर। मतलब एक इंसान यहाँ पर जो ऑफिशिएंटली काम कर रहा है या ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये जो इंसान है ये यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर ये काम भी कर रहा है टाइम पे, ये यहाँ पर ये काम भी कर रहा है टाइम पे। ठीक है, मानता हूँ इसके इतने हाथ नहीं है, वो तो आपको पिक्चर में दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हर चीज़ को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, हर चीज़ को एफिशिएंटली टाइम दे रहा है ना। उसी को बोलते हैं टू गेट योर एक्ट टुगेदर। मतलब आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाते हो, आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाते हो और आप यहाँ पर काम एफिशिएंटली करते हो। जैसे ये इंसान कर रहा है, ऑर्गेनाइज हो गया तो इसने इसको भी किया, ये वाला काम भी किया, ये वाला काम भी किया, ये वाला काम भी किया। मतलब वो काम करे जा रहा है, टाइम दे रहा है हर एक काम को, उसी को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज होना और एफिशिएंटली काम करना। ठीक है, और उसी को बोलते हैं टू गेट योर एक्ट टुगेदर। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस देखो, वो है यहाँ पर स्पीक प्रॉपरली, ऐसा नहीं होता है, अच्छे से बात करने को नहीं बोलते हैं हम। बिहेव इन अ रूड वे, आप किसी रूड वे के अंदर किसी से बात कर रहे हो या बिहेव कर रहे हो, उसको भी नहीं बोलते हैं। टू राइट अ लेटर, कोई लेटर लिखने को भी नहीं बोलते हैं टू गेट योर एक्ट टुगेदर, ये भी नहीं होता है। होता है कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो और आप ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम टू गेट योर एक्ट टुगेदर। अगर आपको यहाँ पर जो इंग्लिश का लेक्चर अभी पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट कर बताना। इसका यहाँ पर जो पार्ट 1 था वो हमने यहाँ पर कवर किया था पिछले वीडियो के अंदर। पार्ट 1 जो था, है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईडियम्स और फ्रेजेस का, वो हमने यहाँ पर कवर किया था पिछले वीडियो के अंदर। उसके अंदर हमने यहाँ पर 10 तारीख के अंदर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर शिफ्ट थी 1, 2 और 3, हमने तीनों को यहाँ पर कवर किया था। और इस वाले यहाँ पर जो पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर कवर किया है 11 तारीख की पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट्स के सारे ईडियम्स और फ्रेजेस। तो सारे के सारे यहाँ पर जो भी ईडियम्स और फ्रेजेस थे वो यहाँ पर दोनों पार्ट के अंदर, दोनों वीडियोस के अंदर कवर हो चुके हैं। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो 11th वालों के लिए, और 10th वाली शिफ्ट के लिए पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, वो भी हमारे चैनल के ऊपर ही है। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जीके का यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर ला रहे हैं 1 जुलाई से। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारी वेबसाइट learningera.co.in के ऊपर जाकर। इस वाली वेबसाइट का यहाँ पर जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। इसके अंदर हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड जीके यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, है ना, और इसके अंदर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। ठीक है, और वो यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा, है ना, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी
ताकि आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाओ। आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर चल रहा हो, आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस तरीके से चालू रखो। लेकिन हम यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका डेली का टास्क होगा कि आपको वो कंप्लीट करना है। हम आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। हम आपके ऊपर इतना करेंगे कि हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे डेली। ऑलमोस्ट डेली आपको एक पीडीएफ और एक लेक्चर आपको मिलेगी, है ना। अब आपके ऊपर है कि आप उस लेक्चर को पूरा या तो देखो, नहीं तो आप जो पीडीएफ है आप उसको रेफर कर लो टू सेव टाइम, है ना। अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखना चाहते, तो आप उसके लिए पीडीएफ को रेफर कर लो, है ना। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू रखो। तो जो टॉपिक्स हमें लगता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, उन सबको यहाँ पर कवर कराया जाएगा आपको। क्योंकि 1 महीने के अंदर जितना भी यहाँ पर होता है ना कि ये वाले टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो उसी के लिए आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे ऊपर और एक बोझ आ जाएगा या मुझे और यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज उसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। या तो आप लेक्चर देख लेना या पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं हो लेक्चर देखने का तो आप पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसके अंदर टेंस हो जाते हैं कि नहीं 1 महीना है, अभी मैं अपनी भी तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। और इसके अंदर आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी। वो भी हम आप लोगों के लिए अभी शुरू कर रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट तो ऑलरेडी है ना, वो दूसरे बच्चों के लिए होता है। बाकी तो आपको टीयर 2 के अंदर जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे, उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। वो तो उसके लिए है ना, स्टेनो वाले बच्चों के लिए। बाकी यहाँ पर जनरली जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये जनरली ज़्यादा काम आता है टाइपिंग टेस्ट। अब इसके अंदर हम जनरली जीके को यहाँ पर कवर करेंगे एग्जाम तक, है ना। और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो सारे के सारों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने एक मेन टॉपिक्स की हमने एक अलग से एक वीडियो भी निकाला है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है जाके तो आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमने कवर किए हैं। अभी हम यहाँ पर और एक उसका पार्ट 2 निकालेंगे कि और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस बैच के अंदर आपको कराए जाएंगे जो 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो रहा है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर पहले कर दीजिए, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जब अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो हम देंगे आपको 1 जुलाई से, उसके अंदर हम आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर जो एक लेक्चर है वो आपको यहाँ पर डेली का करना पड़ेगा, या लेक्चर कर लो या पीडीएफ कर लो। और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर क्विजेस दी जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पर क्विजेस दी जाएंगी टाइम टू टाइम। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर उसको मैनेज करना है। आप यहाँ पर लेक्चर या तो पूरा देख लो या आप पीडीएफ को देख लो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ें होंगी लेक्चर के अंदर जो पीडीएफ के अंदर होंगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्विजेस आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी। और आपकी यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी बात हो, जैसे ही हमें यहाँ पर टाइम मिलेगा हम आपको उन सारे यहाँ पर डाउट्स का हम एकदम से रिप्लाई दे देंगे। जैसे जैसे हमें यहाँ पर हम उसका मैसेज देखेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जुड़ सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर, learningera.co.in के ऊपर जाकर, है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप आराम से हमें बता सकते हो, है ना। अगर आपका यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस वाले नंबर के ऊपर। और बाकी आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हो। 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू होगा ये जीके का बैच, रिविजन बैच है, तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बच्चे एनरोल हो चुके हैं और यहाँ पर कूपन कोड अभी यहाँ पर जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट के ऊपर आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप जाओगे तो आप उसको यहाँ पर यूज़ करके आप डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वो अभी के लिए यहाँ पर वैलिड है, बाद के लिए वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि बाद के अंदर हम यहाँ पर एडमिशन जल्दी यहाँ पर बंद कर देंगे, तो यहाँ पर जल्दी से आप उसको अवेल कर सकते हो, है ना, जाकर हमारी वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, है ना। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल के साथ, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। दोनों के ऊपर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो क्विजेस होती हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर जो क्विज हैं वो यहाँ पर सेम होंगी टेलीग्राम की क्विजेस से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर अलग होती हैं टेलीग्राम की क्विजेस, और यहाँ पर यूट्यूब चैनल की यहाँ पर क्विजेस अलग होती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी इंग्लिश की सीरीज़ यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आपके लिए यहाँ पर चलती रहेगी टाइम टू टाइम, तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई
दिक्कत हो या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।